Hello, Asper. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richard Sharma, your social science educator. आपने हमारा प्रमो तो देख ही लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपके लिए कुछ तो नया लेके आए। राइट बच्चा, आप बिल्कुल सही है। हम आपके लिए क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू कोर्सेज लेके आए, जो कि जिसके लिए हमने क्या किया, 2 बैचेस डिजाइन किए। क्लास 9 के लिए जो बैच हमने डिजाइन किया है उसका नाम है हौसला बैच एंड क्लास 10 के लिए यलगार बैच। इसके अंदर हमने जो कोर्स बनाया है हमारा या हम बोल सकते हैं जो हमने कोर्स डिजाइन किया है वो हमने आपके सीबीएसई के जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग किया है। जो भी आपका रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने हमारा पूरा कोर्स को डिजाइन किया है। और इसके पीछे हमने क्या स्ट्रेटेजी करी है, हमने ऐसा करा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपका ज्योग्राफी का कोई चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसके हमने 2 वीडियो बनाए। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको फुल्ली एक्सप्लेनेशन देंगे 1 शॉर्ट वीडियो में, कि आपका पूरा चैप्टर पूरा कवर हो जाए, अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन कर सके। और जो उसका सेकंड वीडियो होगा जो उसी दिन आएगा आपका, उसके अंदर हम आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, एक तो आपको चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, साथ के साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी आपके टर्म 1 के अकॉर्डिंग, और एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज होंगे आपके वो विथ एक्सप्लेनेशन रहेंगे बच्चा। ओके, और ये सिर्फ सोशल साइंस के लिए नहीं है, ये सोशल साइंस, साइंस एंड आपके मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए हमने सेम स्ट्रेटेजी की है क्लास 9 एंड 10th के लिए। अब ये तो हो गई बच्चा बात जो मेन सब्जेक्ट्स है आपके उसके। इसके अलावा भी आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे, हमारे चैनल पे चेक करेंगे, तो आप देखोगे आपको आपका जो हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर जो है उस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग भी आपको सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड मिलेंगे। आपको बस वहां से चेकआउट करना है और आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको वीडियो देखना है आप वहां से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। बच्चा ये तो हो गई आपकी एक तरह से बोलना चाहिए आपके कोर्स के रिगार्डिंग बात, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है आपके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी अगर आप उस पर चेक करोगे तो आपको 2 टाइप के कंटेंट मिलेंगे। एक आपको चार्जेबल कंटेंट होंगे उसके ऊपर, और एक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट को तो आप मतलब वैसे ही एक्सेस कर सकते हो। जो चार्जेबल कंटेंट है उसका जो चार्ज है ना बच्चा, वो हमने बहुत मिनिमम रखा, किसी का 20, 30, 40, 50, और जो आपकी ई बुक है उनका 60, 70 तक हमारा यहाँ चार्ज रखा है, जो कि बहुत कम है, हर कोई अफोर्ड कर सके। इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं आपको वो पैसे नहीं देने हैं, तो कोई बात नहीं, हमने उसके लिए भी आपके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। क्या सॉल्यूशन निकाला है बच्चा, हमने आपके लिए एक कॉन्टेस्ट रखा है, जिसमें इनरोल करके आप क्या कर सकते हो, आप अपने कूपन जीत सकते हो। क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जो मेरी आज वीडियो देख रहे हैं, आप उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। जब आप उसको देख लेंगे देन आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको वहां एक लिंक मिलेगी, वहां जाके आपको इनरोल करना है। इनरोल का कोई चार्ज नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इनरोल करने के बाद आप क्या करेंगे वहां से, कि आपको वहां एक टेस्ट टाइप का देना पड़ेगा, ठीक है, एक कॉन्टेस्ट है, वहां आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा हमारी साइड से। फिर जो सर्टिफिकेट आपको अलॉट किया जाएगा उसको आपको शेयर करना है हमारे साथ। कहाँ कहाँ शेयर करोगे आप, एक तो हमारे साथ एफबी और इंस्टा पे शेयर करोगे विद द हेल्प ऑफ #edugrown.in पे, और साथ के साथ में आपको हमें मेल भी करना है support@edugrown.in पे। आप यहाँ जाके आप हमारे साथ जब शेयर कर लोगे, हम उस सर्टिफिकेट को एक बार वेरीफाई करेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम आपको कूपन एंड डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है आपको 100% का कूपन मिल जाए या 100% का डिस्काउंट मिल जाए, या फिर जितना भी आपको डिस्काउंट मिलेगा वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी हमारे कोर्सेज हैं जो कि चार्जेबल है उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं बच्चा। ये तो हो गई आपकी कोर्स के रिगार्डिंग बात। ओके, ऐसे ही करके हमारा सारा कोर्स रहेगा आपका और पूरी चीजें हम कंप्लीट करवाएंगे, डोंट वरी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। एज यू नो दैट ये क्लास 10 का सोशल साइंस का आज लास्ट चैप्टर है। हमारे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। ये इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 2 आपका, जो कि है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके,
इसका जो है ये आपका वन शॉट वीडियो है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, और ये जो आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका एमसीक्यूज आ जाएगा और आपका सोशल साइंस का कोर्स विद एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। बट एज यू नो दैट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करती हूँ। क्या करती हूँ मैं कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो देखने के लिए प्रिपेयर रहें। और जब भी आप हमारी वीडियो देख लें और आपको लगता है ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही, आपको मजा आया, आपको अच्छी लगी, तो आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो को। सो वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास बच्चा। एज यू नो दैट ये क्लास 10th का इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक का वन शॉट वीडियो, ओके, जो कि हमने आपके टर्म 1 के जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। सो अब जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो चैप्टर है उसका मीनिंग क्या है। ओके, तो यहाँ बोला जा रहा है आपका सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो मतलब इंडियन का मतलब तो आपको पता ही है क्या होगा। अब आपके आते हैं दो वर्ड, दैट इज सेक्टर एंड इकोनॉमिक। तो जब हम बात करते हैं सेक्टर और इकोनॉमिक की, तो उससे आप क्या समझते हो बच्चा? इकोनॉमिक ऑब्वियसली बात है किसी भी कंट्री की बोलना चाहिए, एक तरह से किसी भी कंट्री का आपका जो इनकम है वो कैसी है, वो एक तरह से आपकी इकोनॉमिक के अंदर आती है। ओके, और इसके अलावा सेक्टर हमारी क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जो होती है वो हमारी सेक्टर कहलाती है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में, वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जिससे हमें पैसा मिलता है, जिससे हमारी अर्निंग होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक सेक्टर कहलाता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं प्रॉपर। तो मैंने अगर बात की आपसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो इट मीन्स दोज एक्टिविटी विच इज जनरेटेड, वेट, हाँ मैंने क्या बोला आपसे, अगर मैंने आपसे बोला कि फॉर एग्जाम्पल आपका, कि मैं आपसे यहाँ ये बोल रही हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग क्या होता है, तो दोज एक्टिविटी विच जनरेट सम इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जिससे कुछ इनकम आपकी जनरेट होती है, ठीक है। हम उन एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं जिनसे आपकी इनकम जनरेट नहीं होती हो, हम उन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जिनसे आपकी इनकम जनरेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं बच्चा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ कंप्यूटर इंजीनियर क्रिएट सॉफ्टवेयर फॉर प्रॉफिट इज मेकिंग मनी फ्रॉम हिज वर्क। जैसे कि एक कंप्यूटर इंजीनियर है, उसने क्या किया, सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे उसका प्रॉफिट होगा, मतलब जब वो उसको सेल आउट करेगा तो उसको क्या होगा, उसको उससे प्रॉफिट मिलेगा, उसको उससे पैसा मिलेगा, वो पैसे को, मनी को अर्न करेगा। तो ये किस एक्टिविटी के अंदर जाएगी, आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी को ट्यूशन दे रही हूँ, ठीक है, मैं कोचिंग क्लासेस में अगर पढ़ा रही हूँ तो वहां से मुझे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वहां से मुझे सैलरी मिल रही है, तो वो मेरे लिए क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। बट अगर मैं अपने ही घर में किसी को पढ़ाती हूँ तो वहां से मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो मेरे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि मैं अगर अपने घर में किसी को पढ़ा रही हूँ तो वहां से मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, और यही मैं कहीं और जाके पढ़ाती हूँ, वहां से मुझे अगर सैलरी मिलती है, मेरे पास पैसे आते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। नाउ अब हम सेक्टर की बात करते हैं। तो एज यू नो दैट सेक्टर्स क्या होता है, हमारा ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विच आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका सेक्टर होता है वो क्या होता है, एक तरह से आपका ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होता है। क्या होता है बच्चा, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होता है विच आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, जो कि क्लासिफाई किया गया है कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशन के बेसिस पे। लेट्स सी वो कौन कौन से क्राइटेरिया या कौन कौन सी कंडीशंस है। सो if we are talking about the classification of Indian economic sector, so there are three types. Okay, अगर हम बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर को हमने कितने टाइप में क्लासिफाई किया है, तो वो मेजरली 3 टाइप में आपका क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। किसके बेसिस पे, उसके नेचर के बेसिस पे हमने उसको क्या किया है, क्लासिफाई किया है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो जो फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन किया है वो है नेचर ऑफ एक्टिविटी। सेकंड की हम बात करें तो वो है आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थर्ड जो है वो आपका है नेचर ऑफ ऑनरशिप। आपको मीनिंग से ही समझ में आ रहा होगा बच्चा, एक्टिविटी के बेसिस पे जो हम बोलेंगे कि कौन की कैसी एक्टिविटी है, उसके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, वो नेचर ऑफ एक्टिविटी है।
और वो कौन सी जॉब करता है, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, वो आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आएगा। और ऑनरशिप कि मतलब उसका पब्लिक बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस है, ज्वाइंट सेक्टर है, वो आपका क्या आएगा, ऑनरशिप के बेसिस पे आएगा। ओके, अब जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेचर ऑफ एक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको फर्दर थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड वन इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्जरी सेक्टर। ओके बच्चा, वैसे ही आपका जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, सेकंड वन इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऐसे ही आपका जो नेचर ऑफ ऑनरशिप है उसको फर्दर थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर, सेकंड वन इज प्राइवेट एंड थर्ड वन इज ज्वाइंट सेक्टर। डोंट वरी, मैं एक एक करके आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है या सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है या ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। आपको जब तक एंड आपका चैप्टर खत्म होता जाएगा ना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ओके, सो अब हम जो हमारा फर्स्ट नेचर है जो कि हमने ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे किया है, तो उसका जब हम देखेंगे तो उसका हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, क्या है वो आपका, वो प्राइमरी सेक्टर आपका कहलाता है। ओके बच्चा, नाउ अगर हम प्राइमरी सेक्टर की आपकी बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, गुड्स विच आर प्रोड्यूस बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। हमें ये बोला जा रहा है कि जो हमें नेचुरल से डायरेक्टली हम लेते हैं उन्हें, ठीक है, जो भी चीज नेचुरल रिसोर्सेज से हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको हम करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं आपको, तो आपका क्या होगा, एग्रीकल्चर, क्योंकि ये हम कहाँ करते हैं, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी सॉइल के ऊपर होती है, लैंड के ऊपर होती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट। वैसे हम माइनिंग की बात करें, वो भी हम लैंड के ऊपर, अर्थ के ऊपर करते हैं, अर्थ आपका क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। फॉरेस्ट्री, एज यू नो दैट फॉरेस्ट आपका नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है, तो फॉरेस्ट्री से जो भी हमारे पास सामान आता है तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, वो भी आपका प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। वैसे ही फिशिंग, क्योंकि फिशिंग आपको कहाँ से मिलती है, वाटर, जो भी आपकी वाटर बॉडीज होती है उसमें से आप लेते हो, तो वो भी एक तरह से आपका नेचुरल रिसोर्स है। ओके, तो जब भी आपको बच्चा ऐसा एमसीक्यूज आता है या आपको ऑप्शन में दिया जाता है, तो आपको थोड़ा सा सोचना है कि वो आपको डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नेचर से मिला है या फिर नेचर से मिलने के बाद उसको कुछ मैन्युफैक्चर करने के बाद आपको मिला है। अगर मैन्युफैक्चर करने के बाद आपको वो चीज आपके पास आएगी तो वो आपकी प्राइमरी सेक्टर नहीं कहलाएगी। हमने यहाँ क्या बोला है कि जो भी गुड्स आपको डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ओके, इसके अलावा बोला जा रहा है दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर या एग्रीकल्चर से जो भी रिलेटेड सेक्टर होते हैं, आपके फिशिंग हो गई, लाइक, ठीक है, मिल्क, डेयरी एंड ऑल प्रोडक्ट हो गए, तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, वो आपके प्राइमरी सेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको प्राइमरी सेक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। या फिर हम एक तरह से प्राइमरी सेक्टर का ये भी बोल सकते हैं, जो सबसे बेसिक चीज होती है ना, जो आपकी सबसे बेसिक एक्टिविटी होती है, वो भी आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। ओके, नाउ अब जो आपका सेकेंड टाइप है वो है बच्चा सेकेंडरी सेक्टर। ओके, क्या है आपका सेकेंडरी सेक्टर, तो जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां भी आपका मैन्युफैक्चरिंग की बात आ जाती है या किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज के अंदर कन्वर्ट करने की बात आ जाती है, तो वो आपका एक प्रोडक्ट से जब दूसरा प्रोडक्ट बनता है आपको मैन्युफैक्चर करने के बाद, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, तो वो क्या करता है, वो उन एक्टिविटी को कवर करता है जो कि नेचुरल प्रोडक्ट हमें मिले, मतलब कि जो प्राइमरी सेक्टर से हमें प्रोडक्ट मिले हैं उनको वो दूसरे फॉर्म के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इट इज डन थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इसके ये किसके थ्रू होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है आपका, इसलिए उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। ओके बच्चा, तो जो आपका प्राइमरी सेक्टर है उसको हमने क्या बोला था, एग्रीकल्चर सेक्टर बोला था, वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं आपके, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, पहले आपके पास कॉटन आया, कॉटन आपके पास कहां से आया बच्चा, वो नेचुरल से आया, ठीक है, नेचर जो होता है उससे आया, तो वो आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया। लेकिन उस कॉटन से आपने क्या किया,
क्लॉथ बनाने का काम किया, टेक्सटाइल बनाने का काम किया, तो वो क्या कहलाती है, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो आपका नेचर प्रोडक्ट था, या हम बोल सकते हैं जो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट था, या फिर आप नेचुरल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, उससे आपने क्या किया, उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके, आप देख रहे हो ये लोग सब क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको बनाने का काम कर रहे हैं, और उसके अंदर उसने क्या किया, एक क्लॉथ के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया। तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहलाएगा, या वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। ओके बच्चा, सेकेंड एग्जाम्पल ले हम आपका, जैसे कि शुगर केन। ठीक है, शुगर केन की अगर हम बात करेंगे तो वैसे तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, लेकिन जैसे ही शुगर केन से हमने कुछ उसके अंदर चेंजेस करके उसको हमने दूसरे प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दिया, दैट इज शुगर, तो वो आपकी शुगर इंडस्ट्री कहलाएगी। और वो शुगर इंडस्ट्री आपकी किस सेक्टर में आएगी, सेकेंडरी सेक्टर में आएगी, क्योंकि हमने प्राइमरी प्रोडक्ट जो था आपका, जो कि शुगर केन था, उसको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, किसके अंदर, शुगर के अंदर। कैसे किया, मैन्युफैक्चर करके। ओके बच्चा, वैसे ही आपकी ब्रिक जो इंडस्ट्री होती है वो भी आपकी किसके अंदर आएगी, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगी, क्योंकि जो ब्रिक होती है आपकी, पहले क्या होता है, ये मिट्टी एंड रेत इन सब से बनती है आपकी। ठीक है, तो इसको नेचर से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद ब्रिक के अंदर कन्वर्ट किया गया, जो भी सॉइल एंड ऑल, सॉइल वॉइल, जो भी बहुत सारी चीजों के मिक्सअप से ये बनती है। तो पहले ये सॉइल, ये जो सारी चीजें होती है, सॉइल हो गई आपकी, या इसके अलावा जो भी इसके अंदर यूज होता है मटेरियल, वो आपको नेचर से मिलता है। फिर आपने इसको मैन्युफैक्चर करने के बाद आप क्या करते हो, इसको ब्रिक के अंदर कन्वर्ट करते हो। इसलिए ब्रिक इंडस्ट्री आपकी क्या हो गई, सेकेंडरी इंडस्ट्री होगी बच्चा। समझ में आया। अगर मैं आपसे प्राइमरी सेक्टर की बात करती हूँ, तो प्राइमरी सेक्टर जो हमने नेचर से डायरेक्टली यूज की ये चीज है। ओके, और इसके अलावा हम बात करते हैं जो नेचर से लेने के बाद हम उसको दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो आपकी होती है सेकेंडरी सेक्टर। ओके बच्चा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ अब है हमारी टर्जरी सेक्टर। टर्जरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जितनी भी सर्विसेज एंड ऑल होती हैं वो आपकी इस सेक्टर के अंदर आती हैं। ओके, लेट्स सी कैसे आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर। दीज आर दी एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है, जो टर्जरी सेक्टर की आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो क्या करती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करती हैं बच्चा। ओके, तो जो टर्जरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है, किस में हेल्प करती हैं, आपके डेवलपमेंट में। किस चीज के डेवलपमेंट में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करने में कौन हेल्प करता है, टर्जरी सेक्टर की एक्टिविटी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, these activities by themselves do not produce good, but they are an aid and support to the production process. ये खुद से तो गुड को प्रोड्यूस नहीं करती, ना ही ये कन्वर्ट करती है, लेकिन ये अच्छा खासा सपोर्ट देती हैं आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं बच्चा, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ट्रांसपोर्ट सर्विस है आपकी। ओके, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है आपकी वो आपके टर्जरी सेक्टर में आती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास शुगर केन था, आपने प्राइमरी एक्टिविटी से आपने शुगर केन या आपने गेहूं, कुछ भी आपने बोलना चाहिए एक तरह से, आपने उसको हार्वेस्ट कर लिया। ठीक है, वो आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब जो आपका व्हीट है वो सेकेंडरी सेक्टर में तब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, राइट। जब वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा तभी तो वो आपका दूसरे प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। इसलिए बोला जाता है आपका जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है आपकी, या जो टर्जरी सेक्टर होता है आपका, वो क्या कहलाता है, वो आपका इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है। ओके बच्चा, समझ में आया। और जो ये टर्जरी सेक्टर है उसको हम क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ट्रांसपोर्ट सर्विस का। इसके अलावा कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कम्युनिकेशन क्या होता है आपकी, ये भी एक तरह की सर्विस है, एक तरह का बीपीओ जॉब है ये। तो ये भी आपकी किसके अंदर आती है, आपकी एक तरह से ये भी आपकी किसके अंदर आती है, टर्जरी सेक्टर के अंदर। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जो भी सर्विसेज होती हैं वो सब आपकी टर्जरी सेक्टर के अंदर आती हैं। इसके अलावा बैंकिंग हो गया, तो वो भी एक तरह से हमें क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी आपके टर्जरी सेक्टर के अंदर आएगी। मेरा काम क्या है, टीचिंग करना, तो टीचिंग मतलब कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ बच्चा। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आएगी, टर्जरी सेक्टर के अंदर आएगी। मतलब यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है चीज, यहाँ सिर्फ क्या किया जा रहा है, सर्विस को प्रोवाइड किया जा रहा है। जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखा रही हूँ, या मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, नाउ आई होप आपको तीनों सेक्टर अच्छे से कवर हुए होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ थ्री सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक थ्रू प्रोडक्टिविटी एंड पॉपुलेशन।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमारे तीनों सेक्टर है, जो भी हमने तीनों सेक्टर इकोनॉमिक के पढ़े हैं, उनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, किसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे एंड क्या पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इसे। As thousands of economic activities going around in all three sectors, it make almost impossible to take account to every such activity. As you know that अगर हम इकोनॉमिक सेक्टर को देखें तो उसके आसपास भले हमने ये 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, ठीक है, प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी, लेकिन अगर इसके अंदर हम प्रॉपर देखने जाएंगे तो ये इतनी सारी एक्टिविटीज हैं कि हम उनको एक एक करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया है, इन्हें प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी के अंदर क्या कर दिया है, आपका कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एक कैटेगरी बना दी है इनकी। वी चेक ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ हम फाइनल गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं। इट मीन्स हमें हर एक एक्टिविटी को चेक करने की जरूरत नहीं है, हर एक स्टेज को चेक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम किसे चेक करते हैं, आपके फाइनल गुड एंड सर्विस को चेक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अ फार्मर हु सेल व्हीट टू अ फ्लोर मिल 4 रुपीज 8 पर केजी, ये एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है बच्चा। एक फार्मर है, उसने क्या किया, उसने व्हीट जो कि गेहूं है, उसने किसको सेल किए, जो आटा बनाने वाली आपकी मिल है, फ्लोर मिल है, जो उसको क्या किया, उसने उसको बेचे, सेल किए, कितने रुपीज में, ₹8 पर केजी के अकॉर्डिंग। ओके बच्चा, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ क्या बोला जा रहा है, एक फार्मर है, मतलब कि जो प्राइमरी सेक्टर में बंदा, उसने क्या किया, उसने सेकेंडरी सेक्टर वाले को, मतलब कि जो फ्लोर मिल है, जो कि क्या कर रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, उसको क्या किए, प्रोडक्ट को सेल किया, गेहूं को सेल किया, कितने रुपीज पे किए, ₹8 पर केजी। द मिल ग्राइंड दी व्हीट एंड सेल दी फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी फॉर ₹10 पर केजी। अब ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला था आपका, उसने क्या किया, जो फ्लोर मिल वाला बंदा था, उसने क्या किया, उसने गेहूं से उसका आटा बना दिया, फ्लोर बना दिया, ठीक है, और उसने उस आटे को किसको सेल किया, एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी थी, उसको सेल किया, जो कितने रुपीस का था, ₹10 पर केजी के अकॉर्डिंग उसने सेल किया, मतलब ₹2 का उसने अपने आप में क्या रखा, प्रॉफिट रखा। नाउ द बिस्किट कंपनी यूज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज आर शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट ऑफ बिस्किट। एंड देन क्या हुआ, जो बिस्किट कंपनी थी उसने इस फ्लोर से, इस आटे से क्या बनाया, आपके बिस्किट्स के पैकेट बनाए, कितना पैकेट बनाया उसने, 4 पैकेट बनाए। ओके, अब ये जो उसने 4 पैकेट बनाया है, तो ऐसा तो नहीं है ना बच्चा कि सिर्फ आटे से या जो फ्लोर है उससे आपका बिस्किट बन जाएंगे, नहीं, उसके अंदर और भी चीजों को ऐड करना पड़ेगा, लाइक शुगर, ऑयल। तो उसने ये सारी चीजों को जब ऐड किया, और ऐड करने के बाद उसने बिस्किट के 4 पैकेट आपके क्या कर दिए, बना दिए। इट सेल बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर ₹4.60। अब ये जो बिस्किट थे आपके, एट लास्ट जाके क्या हुआ, मार्केट के अंदर सेल हुए, जो कि कंज्यूमर जो है उसने क्या किया, उसको परचेज किया, कितने के अकॉर्डिंग, ₹15 पर पैकेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो उसने ₹5 था, वो एक तरह से उसका पूरा तो प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, भले उसने ₹10 में खरीदा था, लेकिन उसके बाद उसने कोई कुछ चीजें और भी मिलाई थी, जैसे कि शक्कर मिलाई थी, शुगर एंड आपका ऑयल मिलाया था, तो उसमें भी तो उसका पैसे लगे होंगे ना, उसने बेक किया तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी लगी होगी। तो इन सबको करने के बाद उसने कितने में सेल किए, एक पैकेट को ₹15 पर पैकेट के अकॉर्डिंग सेल किया, मतलब कि टोटल जो आपका 4 पैकेट थे वो कितने रुपीज में गए, आपके ₹60 में सेल हुए। तो बिस्किट आर दी फाइनल गुड, दैट इज गुड्स दैट रीच दी कंज्यूमर। अब जो आपका बिस्किट है वो आपका फाइनल गुड कहलाएगा बच्चा, ठीक है, मतलब कि हमारा जो फाइनल गुड है जो आपके पास पहुंचा, राइट, जो बिस्किट आपके पास पहुंचा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि किसने लिया, किसने उसको ग्राइंड किया, किसने बनाया, आपको बस फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है, राइट। तो वैसे ही इसके अंदर बोला जा रहा है, जो बिस्किट है वो आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, जो किसके पास पहुंचा, कंज्यूमर के पास पहुंचा। और एक पैकेट के आपने कितने रुपीज दिए, ₹15 एक पैकेट का आपने दिया। ओके, वैसे इसके अंदर बोला जा रहा है, दीज 3 सेक्टर आर हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर, ठीक है। आपको ये एग्जांपल से देख के समझ में भी आया होगा बच्चा कि कैसे ये लोग एक सॉरी कैसे ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। अगर जो आपका फार्मर था उसने अगर वीट नहीं उगाए होते, एग्रीकल्चर नहीं किया होता, तो उससे आटा कैसे बनता, राइट। और अगर उसने वीट उगाए हैं तो आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है उसने उसको परचेज किया, उसने जब उसको परचेज किया है तो उसने आटे के अंदर जब उसको कन्वर्ट किया, तभी तो जाके बिस्किट वाला जो मिल था उसने उसको खरीदा है।
और खरीदने के बाद उसने बना के हमें क्या किया, हमें सेल आउट किया। ओके, तो देखा कैसे एक दूसरे के ऊपर ये लोग क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ओके बच्चा, नाउ अब आप सोच रहे होगे इसके अंदर टर्जरी सेक्टर आपका कैसे काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता बीच में आपका, तो गेहूं आपके फ्लोर मिल तक कैसे पहुंचता, राइट। और इसके अलावा आपका फ्लोर मिल से जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी है वहां भी कैसे पहुंचता आपका, और वहां जो सर्विस कर रहे हैं लोग बाग, जहाँ काम कर रहे हैं बिस्किट बनाने वाली मिल के अंदर, तो वहां अगर आपके वर्कर्स नहीं होते तो आपके बिस्किट कैसे तैयार होते। तो इसलिए टर्जरी सेक्टर भी एक तरह से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या जुड़े हुए हैं या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है आपका, फाइनल गुड्स क्या होता है, एंड जीडीपी क्या होती है आपकी। ओके, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएट गुड, so intermediate good refers to those good which are used either for resale or for further production in the same year। तो intermediate good ये होता है बच्चा कि या तो वो आगे जाके फिर से रीसेल किए जाएंगे या फिर उनका क्या होगा, फिर से प्रोडक्शन होगा। ठीक है, उनका फिर से प्रोडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गेहूं था, गेहूं को उसने क्या कर दिया था, फार्मर ने एक मिल ओनर को सेल कर दिया था। ठीक है, तो मिल ओनर को जो सेल किया था गेहूं, तो जिससे उसने आटा बनाया, फ्लोर बनाया, वो भी आगे जाके आपका रीसेल होना है, राइट। तो ये जो आटा है आपका वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। ओके, समझ में आया, क्योंकि वो आटा आपसे फिर से रीसेल किया गया, उससे फिर से कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया गया है। ओके, नाउ अगर हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो फाइनल गुड्स रिफर टू दोज गुड विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर मैं यही एग्जांपल आपसे फिर से बोलूं, तो जो आटा था वो तो आपका क्या हो गया, एक तरह से वो तो आपका इंटरमीडिएट गुड हुआ। क्यों, क्योंकि उस आटे से फिर से कोई प्रोडक्ट बनना था, उसको वो फिर से रीसेल करने वाले थे, राइट। लेकिन जो आपका बिस्किट बना है, तो जो बिस्किट है वो क्या है आपका, वो आपका फाइनल गुड कहलाएगा, क्योंकि उसको डायरेक्टली जो कंज्यूमर है वो खरीदेगा, उसको कंज्यूम करेगा। ओके, मतलब वो उसका यूज करेगा इसलिए, या फिर अगर मान के चलो किसी और कंपनी ने भी खरीदा तो वो उसको इन्वेस्ट करने के लिए खरीद रही है, राइट। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका फाइनल गुड। मतलब कि फाइनल गुड का मतलब ये होता है कि हम उसको अब क्या करने वाले हैं, हम उसको अब यूज करने वाले, कंजर्व करने वाले, वो आपका फाइनल गुड्स के अंदर आता है। अब मैं बात करूं आपकी, इसका अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका बोलना चाहिए आपका शुगर केन ही ले लीजिए। ठीक है, शुगर केन है आपका, शुगर केन जो है वो आपका एक तरह से क्या कहलाएगा, पहले तो प्राइमरी प्रोडक्ट कहलाएगा वो आपका। अब उसको जब उसने सेल कर दिया, किसको सेल कर दिया, शुगर मिल वाले बंदे को सेल कर दिया। ठीक है, शुगर मिल वाले बंदे को जो सेल किया तो उसने उससे क्या बनाया, शुगर बनाई, राइट। अगर हम शुगर को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान के चलो जो शुगर है उसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जा रहा है, उससे फिर से कुछ बनाया जा रहा है, तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड हो जाएगी। ठीक है, और जिस चीज को हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका फाइनल गुड कहलाएगा। समझ में आया बच्चा यहाँ आपको। नाउ अब हम जीडीपी की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ऑल थ्री सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर provides the total production of the sector for that year is called the GDP of a country। क्या बोला जा रहा है आपसे, जो भी आपकी वैल्यू है, ठीक है, किस चीज की वैल्यू की बात की जा रही है, आपकी फाइनल गुड्स एंड सर्विस की, जो कि प्रोड्यूस हुई है तीनों सेक्टर से, भले वो प्राइमरी और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी, तीनों सेक्टर से जो आपका फाइनल बोलना चाहिए अमाउंट निकल के आया है पर्टिकुलर ईयर के अंदर, टोटल जो भी प्रोडक्शन हुआ है आपका तीनों सेक्टर का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं किसी भी कंट्री की। ठीक है, इट मीन सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जीडीपी के अंदर हम किसी एक सेक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं, आपकी तीनों के तीनों सेक्टर होंगे उसको हम इंक्लूड करेंगे। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि कोई एक सेक्टर आपको हो सकता है ज्यादा प्रॉफिट दे, ज्यादा जीडीपी दे, कोई एक सेक्टर ऐसा होता है वो कम दे। बट जब हम उसको टोटल करते हैं, तो हम जब जीडीपी निकालते हैं तो हम सारे तीनों के तीनों सेक्टर को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आपका फाइनल मार्क्स दिया जाता है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं दिया जाता है बच्चा, पांचों जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं सबको मिलाने के बाद आपके टोटल परसेंटेज बनते हैं। वैसे ही जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, भले वो किसी भी कैटेगरी में आए, आपके किसी भी सेक्टर में आए, तीनों में से तीनों का जब हम टोटल करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, पर ईयर का, मतलब ईयर के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि क्या क्या हिस्टोरिकल चेंजेस देखने को मिले हमें सेक्टर्स के अंदर। ठीक है,
तो हमें ये 3 सेक्टर्स के अंदर या 3 स्टेज के अंदर हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। तो हम देखेंगे कि अगर हम हमारे एंशिएंट टाइम से या प्रीवियस टाइम से इसको कंपेयर करें तो क्या क्या चेंजेस देखने को हमें मिले हैं। ओके बच्चा, नाउ सो बच्चा एज यू नो दैट हमने इसको 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया है, तो हम एक एक स्टेज करके देखते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। अगर हम इनिशियल स्टेज को देखते हैं, मतलब कि जब हमारा डेवलपमेंट का इनिशियल स्टेज को देखते हैं, उस टाइम पे जो आपका प्राइमरी सेक्टर था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कहलाता था, और वो सबसे ज्यादा हमें क्या करता था, एक तरह से जीडीपी हमारे कंट्री की प्रोवाइड करता था। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा पैसे हमें किससे मिलते थे, आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से मिलते थे, या हम बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्टर से मिलते थे। ओके बच्चा, अब क्या बोला जा रहा है इसके सेकंड पॉइंट दी, विद द इनोवेशन इन फार्मिंग मेथड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। अब क्या हुआ, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती गई तो इनोवेशन होते गए आपके फार्मिंग मेथड के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जिसके कारण आप न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ भी हमारा क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ने लगा दिन पे दिन। पीपल स्टार्ट वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, सम पीपल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ये तो चल रहा था आपका कि फर्स्ट जो इनिशियल स्टेज था आपका डेवलपमेंट का, तो वो आपका क्या बोला जा रहा था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर जो था वो आपका प्राइमरी सेक्टर था, राइट। उसके बाद इनोवेशन एंड ऑल देखने को मिले, और ये सेक्टर क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था। ये सेक्टर तो ग्रो कर ही रहा था, लेकिन लोग बागों ने इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसी बोलना चाहिए सेक्टर के अंदर भी अब काम करना स्टार्ट कर दिया था। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ मेन जो फोकस किया जाता था या मेन जो हमारे यहाँ के लोग होते थे वो सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे, बट जैसे जैसे आपका इनोवेशन होता गया तो लोग एग्रीकल्चर के अलावा भी आपके जो इंडस्ट्रीज हैं, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अंदर भी लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया। अब सेकेंड स्टेज की बात करें, ओवर अ लॉन्ग टाइम न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्ट एक्सपेंडिंग। अब क्या हुआ, ठीक है, लोगों ने आपके इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब कुछ टाइम तक ये चीजें चलती गई और फिर देखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं या फैक्ट्रीज जो हैं उनके अंदर भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आपकी आने लगी, राइट। अब जो आपकी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आने लगी उसके कारण आपका जो ये छोटा सा पहले स्टार्टअप लोगों ने स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग का या फिर आपका इंडस्ट्री का, वो भी क्या होने लगा, एक्सपांड होने लगा, बढ़ने लगा। ऑब्वियसली बात है आपको प्रॉफिट होगा, आपके पास नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो आप अपने बिजनेस को क्या करोगे, एक्सपांड करोगे। तो वैसे ही हमारा जो बोलना चाहिए एक तरह से सेकेंडरी सेक्टर है वो भी क्या होने लगा, धीरे धीरे एक्सपांड होने लगा, जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो रहा था, राइट। Now people begin to work in the factory in large number and also people start using factory good in large number as they are cheap. अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि अब हमारी फैक्ट्रीज आने लगी, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आने लगी, तो जिसके कारण आपका क्या हुआ, लोगों का बिजनेस बढ़ने लगा। लोगों का बिजनेस बढ़ने लगा तो वहां एम्प्लॉयमेंट ज्यादा आने लगा, राइट। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा आने लगा तो लोगों ने फैक्ट्री के अंदर काम करना, अब पहले लोग बहुत कम फैक्ट्री के अंदर काम करते थे, अब लोगों का जो नंबर्स था फैक्ट्री के अंदर काम करने का वो बढ़ गया। अब एम्प्लॉयमेंट वहां ज्यादा हो गया, एम्प्लॉय वहां के बढ़ गए, और साथ के साथ में जो फैक्ट्रीज गुड हुआ करते थे, मशीन गुड्स हुआ करते थे आपके, लोगों ने उन्हें भी यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो मशीन से बनी हुई चीजें होती थी वो चीप होती थी कंपैरिजन टू हैंडमेड। ओके बच्चा, अब क्या बोला जा रहा है, ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमिक एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। और सेकेंड स्टेज में ये देखने को मिला आपका कि जो सेकेंडरी सेक्टर था आपका, अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया आपका इकोनॉमिक के अंदर, क्योंकि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने लगा। ओके, फर्स्ट सेक्टर के अंदर हमने देखा था या फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने देखा था कि जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलना चाहिए था एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जा रही थी, वो आपकी मानी जा रही थी प्राइमरी एक्टिविटी, या प्राइमरी सेक्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जा रहा था आपका फर्स्ट स्टेज के अंदर। और फिर उसके अंदर इनोवेशन एंड ऑल होता गया, और जो हमारे फूड्स एंड जो भी हमारे प्रोडक्ट्स थे वो ज्यादा तरीके से क्या होने लगे, डेवलप होने लगे। जो भी इनोवेशन आया, फार्मिंग मेथड के अंदर चेंजेस आए, नई नई चीजें आई, तो हमारा एग्रीकल्चर क्या होने लगा, ज्यादा होने लगा। बट कुछ लोगों ने आपका फैक्ट्री के साइड, इंडस्ट्री के साइड भी जाने लगे। अब जैसे ही लोग बाग फैक्ट्री और इंडस्ट्री के साइड गए, तब देखा गया वहां भी आपकी न्यू टेक्नोलॉजी आने लगी, जिसके कारण लोगों का जो बिजनेस का, फैक्ट्री थी आपकी
या फिर आपका बोलना चाहिए इंडस्ट्री जो थी वो एक्सपांड करने लगे, वो एक्सपांड करने लगी तो वहां भी लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, वर्कर्स की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, वर्कर्स की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी तो वहां से लोग बागों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वहां काम करना स्टार्ट कर दिया, वहां काम करना भी स्टार्ट किया। साथ के साथ में जो आपके मशीन से बने हुए प्रोडक्ट हुआ करते थे लोगों ने वो भी यूज करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मशीन से बने हुए प्रोडक्ट हैंडमेड प्रोडक्ट से क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। इसलिए ऐसे करते करते देखा गया सेकेंड स्टेज तक जो आपकी सेकेंडरी सेक्टर था वो आपका क्या होने लगा, इकोनॉमिक के पर्पज से ज्यादा बोलना चाहिए एक तरह से इंपॉर्टेंट होने लगा, क्योंकि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने लगा। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेज की। तो इन पास्ट 100 देयर हैज बीन अ शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर इन द डेवलप्ड कंट्री। अब क्या बोला जा रहा है थर्ड स्टेज में, अगर हम पास्ट 100 ईयर्स की बात करें तो ये नोटिस किया गया है कि मैक्सिमम जो सेकेंडरी इंडस्ट्री में हुआ करते थे या सेकेंडरी सेक्टर में हुआ करते थे वो लोग टर्जरी सेक्टर के अंदर क्या करने लगे, शिफ्ट करने लगे। स्पेशली ये डेवलप कंट्री के अंदर देखा गया है। ओके बच्चा, तो मैंने सॉरी मैंने मतलब प्रीवियस 100 ईयर्स की बात कर रही हूँ, पास्ट 100 ईयर्स की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे क्या हुआ, जो सेकेंडरी सेक्टर में लोग बाग इन्वॉल्व होते थे अब वो धीरे धीरे करके शिफ्ट करने लगे टर्शरी सेक्टर के अंदर, वो भी स्पेशली डेवलप कंट्री के अंदर। ओके, द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। इसलिए जो सर्विस सेक्टर है आपका वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरह से बोलना चाहिए इंपॉर्टेंट होने लगा, किसके टर्म में, टोटल प्रोडक्शन के टर्म में। ठीक है, तो द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा इन द टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। और बहुत सारे वर्किंग पीपल जो भी हमारे वो क्या होते हैं, वो मैक्सिमम सर्विस सेक्टर के अंदर ही क्या होने लगे, इन्वॉल्व होने लगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कैसे हमारे लिए जो प्राइमरी एक्टिविटीज थी, प्राइमरी सेक्टर था वो इंपॉर्टेंट हुआ करता था, सेकेंड में सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होने लगा, थर्ड स्टेज के अंदर आपका जो सर्विस सेक्टर था वो इंपॉर्टेंट होने लगा। और ये ध्यान रखना कि जो थर्ड स्टेज की अगर हम बात कर रहे हैं आपका, तो उसके अंदर जो सेकेंडरी सेक्टर आपका टर्शरी सेक्टर के अंदर लोग बाग जाने लगे वो स्पेशली डेवलप कंट्री के अंदर ज्यादा देखने को मिला बच्चा। ओके, गॉट इट, समझ में आया कैसे हिस्टोरिकल चेंजेस देखने को मिले आपको डिफरेंट स्टेज के अंदर। नाउ अभी आप देख सकते हो ये जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का। ठीक है, ये 1973 से लेकर 74 तक के बीच में आप देख सकते हो कि प्राइमरी का कितना ज्यादा रोल प्ले होता था, फिर सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, और यहाँ आप 2013 से 14 तक के बीच में देखोगे तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा कम हो गया एंड देन सेकेंडरी और फिर टर्शरी सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा आपका बढ़ गया। ओके, जीडीपी ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, आपका टर्शरी सेक्टर वाले करते हैं। तो जो मैंने यहाँ आपको डायग्राम के अंदर दिखाया है, बार चार्ट में दिखाया, मैं उसी को यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन द पीरियड ऑफ 1973 टू 74 द प्राइमरी सेक्टर हैज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द जीडीपी। आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि हम 73 से 74 तक की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था वो आपका होता था प्राइमरी सेक्टर, राइट। और अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर की तो अब 2013 से 14 के बीच में आपका कौन सा सेक्टर आपका सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज योर बोलना चाहिए कौन सा, टर्शरी सेक्टर। ओके, अभी नए डेटा आ गए हैं, 2013 की जगह हो सकता है पर 2017 से 18 आ गया होगा, बट उसके अंदर भी आप यही नोटिस करोगे कि जो सबसे ज्यादा जीडीपी आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है वो आपका टर्शरी सेक्टर कर रहा है। गॉट इट बच्चा, समझ में आया कैसे इस चीज के अंदर ये चेंजेस देखने को मिले। नाउ अब हम देख सकते हैं शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, किसका कितना शेयर है आपका जीडीपी के अंदर, और एम्प्लॉयमेंट का क्या शेयर है। ठीक है, आप अच्छे से नोटिस, आप अच्छे से पोज करके इस वीडियो को देखिए कि कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी की बात करें, जीडीपी के अंदर अगर आपका देखा जाए 2011 से 12 के बीच में, तो सबसे ज्यादा जीडीपी कौन शेयर करता है आपका, टर्शरी सेक्टर करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ये लोग बाग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, हम सबसे ज्यादा इन्वॉल्व एग्रीकल्चर के अंदर है, लेकिन जो हमारा जीडीपी है वो हमें सबसे ज्यादा कहां से मिल रहा है, हमें मिल रहा है टर्शरी सेक्टर से। मतलब कम जने उसके अंदर इन्वॉल्व है लेकिन उसके बाद भी उससे हमारी इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है। ओके, इसलिए तो जो डेवलप कंट्री होती है वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आपका क्या होती जा रही है, कन्वर्ट होती जा रही है। ओके बच्चा, गॉट इट। नाउ राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। अब हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है आपके टर्शरी सेक्टर, इतना राइज क्यों होता जा रहा है।
द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्जरी सेक्टर इज राइजिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। लेट्स सी क्या क्या रीजन है आपके। दिस सेक्टर प्रोवाइड बेसिक सर्विस सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, municipal corporation, defense, bank, insurance etc which are basic for the development of the country। बिल्कुल सही बात बोली जा रही है आपकी। क्या बोला जा रहा है, जो आपका टर्शरी सेक्टर है ना, वो आपकी कंट्री के सिटीजन्स को बेसिक सर्विस को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर आपकी कंट्री की बेसिक सर्विस अच्छी होंगी तो आपकी कंट्री उतनी ही ज्यादा क्या कहलाएगी, डेवलप कहलाएगी। इसलिए इसका जो इंपॉर्टेंस है वो दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपकी कंट्री में हॉस्पिटल्स या मेडिकल सर्विसेज अच्छी होंगी तो आपके यहाँ के लोगों की हेल्थ अच्छी होगी। अगर आपके यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो लोग बाग पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, और अगर लोग बाग पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे तो वो अपनी लाइफ में कुछ बन पाएंगे, राइट। वैसे ही आपके यहाँ पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज जो होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं, आपके कम्युनिकेशन सर्विसेज जो होती हैं, वो भी आपके क्या करती हैं, चीजों को प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके यहाँ नेट कनेक्शन एंड ऑल नहीं होगा या आपको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम जाएगी तो आप अपनी कंट्री को कैसे अच्छे से चला पाएंगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन सर्विस तो अच्छी होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आज आप मेरा वीडियो भी देख रहे हो, अगर आपके यहाँ नेट का कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो आप ये जो टेक्नोलॉजी आई आके आप उसको यूज कर पाओगे क्या, नहीं। वैसे यहाँ बोला जा रहा है आपका। इसके अलावा पुलिस स्टेशन, कोर्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बैंक, इंश्योरेंस, आप सबको एक एक करके आप सोचो अच्छे से कि कितनी ज्यादा ये आपकी कंट्री के लिए बेसिक सर्विस है, जिसके कारण आपकी कंट्री क्या कर सकती है, डेवलप कर सकती है। ओके, एक तो ये रीजन हो गया, और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये मतलब बिल्कुल परफेक्ट रीजन है। सेकंड, डिमांड फॉर सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज विल इंक्रीज विद द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। अब क्या हो रहा है, जैसे कि हमने देखा था, हमारी प्राइमरी सेक्टर भी ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, हमारी सेकेंडरी सेक्टर भी क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, ग्रोथ कर रही है। तो अब ये दोनों जो आपकी बोलना चाहिए एक तरह से सेक्टर हैं जो डेवलप कर रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या हो रहा है, उनको टर्जरी सेक्टर की नीड पड़ रही है, उनको भी सर्विसेज की क्या पड़ रही है, नीड पड़ रही है। जैसे कि अगर प्राइमरी सेक्टर आपका ग्रो कर रहा है तो वो उसको जो भी उसने प्रोडक्शन किया है तो उसको सेल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसको भी तो चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। इसके अलावा आपका स्टोरेज करने के लिए, उस चीज को स्टोर करने के लिए चीजें चाहिए होंगी, ट्रेड करने के लिए चीजें चाहिए होंगी। इसलिए अगर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर आपका बढ़ रहा है तो आपका टर्जरी सेक्टर की क्या होगी, अपने आप ही डिमांड आने लगेगी। ओके बच्चा, नाउ डिमांड फॉर टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल एटसेट्रा इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। अब क्या हो रहा है आपका, ऑब्वियसली बात है, आपकी इनकम अच्छी है, आपकी अर्निंग अच्छी है, आपकी अर्निंग अच्छी होगी तो आप घूमना जाना भी पसंद करोगे, ठीक है। आपकी अर्निंग अच्छी होगी तो आप शॉपिंग इतनी अच्छे से करोगे, आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करोगे। हॉस्पिटल में अगर आपको कोई भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना पसंद करोगे। वो कब पॉसिबल होगा आपका, जब आपकी लेवल ऑफ इनकम अच्छी होगी। ऑब्वियसली बात है ना, जब पैसा अच्छा आता है तभी हम अच्छी चीजें करने की सोच सकते हैं। अगर पैसा कम होगा तो हम कैसे करेंगे ये सारी चीजें। तो जैसे जैसे आपका इनकम का जो सोर्स है, इनकम का जो लेवल है वो आपका बढ़ता जा रहा है, तो आपका जो स्टैंडर्ड है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो भी क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा। इसलिए आपकी डिमांड आने लगी टर्जरी, वो टूरिज्म की, शॉपिंग की, प्राइवेट स्कूल्स एंड एटसेट्रा, इन सब की क्या होने लगी, डिमांड्स आने लगी। Over the last decade or so, certain new services such as those based on information and कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है बिकम इम्पोर्टेंट एंड असेंशियल। अब जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं, हमारे है ना, हमारी चीजें इतनी ज्यादा डेवलप एंड ऑल होती जा रही हैं, तो उसके बेसिस पे कुछ न्यू सर्विसेज भी कुछ पास टाइम में देखा जा रहा है, लास्ट डिकेड से देखा जा रहा है कि कुछ आपकी न्यू सर्विस भी क्या होने लगी, जनरेट होने लगी, और या हम बोलना चाहिए न्यू सर्विसेज आपकी एक तरह से आपका आने लगी, ठीक है। जो कि एक तरह से आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे, जैसे कि आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने लगे। क्योंकि अगर मान के चलो आज हमारे पास मोबाइल है तो इंसान खाने के बिना तो रह सकता है, ठीक है, उसको एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन लोग आजकल मोबाइल और नेट के बिना नहीं रह पा रहे। क्यों, क्योंकि ये आजकल हमारे लिए क्या हो गई, सबसे ज्यादा एसेंशियल हो गई। ओके, तो कुछ सर्विसेज ऐसी आई है कुछ टाइम में हमने देखा है, जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके कारण वो क्या हो गई है, आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंसान की लाइफ के अंदर। इसलिए भी, और ये जो आपकी जो नई सर्विसेज आई हैं वो किसके अंदर आती है, सर्विसेज है, मतलब कि ट्रेजरी सेक्टर के अंदर आएंगी आपकी।
तो इसके कारण भी क्या होता जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो कस्टमर डिमांड करता है ना वही चीज ज्यादा बढ़ती है। अब हम डिमांड ही आपकी सर्विसेज की कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं, तो जिसके कारण आपका जो टर्जरी सेक्टर है वो क्या हो रहा है, आपका अराइज हो रहा है। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विस हैज बीन राइजिंग रैपिडली। और ये जो आपकी सर्विसेज हैं, ये जो प्रोडक्शन है आपका, वो दिन पे दिन क्या होती जा रही है, उनका डिमांड ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब जिस चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, कंज्यूमर जिस चीज को ज्यादा डिमांड में लेके आएंगे, जिस चीज का ज्यादा यूज करेंगे, वो चीज उतनी ही ज्यादा क्या होगी, राइज होगी। इसलिए ये कुछ आपके 5 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आपको बताना है, एक तरह से ये बताया गया है कि कैसे टर्शरी सेक्टर आज के डेट में इतना इंपॉर्टेंट हो गया या वो इतना ज्यादा राइज हो गया। ठीक है, नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। नाउ अब हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे आपकी कि अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है, एंड डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ एक ही मीनिंग सुना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो काम करता है वो एम्प्लॉयमेंट हो गया, जिसके पास जॉब है, और जिसके पास जॉब नहीं है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। यस, आप बिल्कुल सही है, बट इसके अंदर भी कुछ कैटेगरी होती है, तो आज आपको वो समझना है। ओके, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बस आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ओके, अगर हम बात करते हैं हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम देखते हैं तो ये वो सिचुएशन होती है जहां लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास काम होता नहीं है। ठीक है, हम उनकी बात नहीं कर रहे कि जो काम करना ही नहीं चाहते। ठीक है, हम यहाँ उनकी बात कर रहे हैं जो काम करना तो चाहते हैं बट उनके पास जॉब नहीं होती, उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अ सिचुएशन वेयर पीपल ऑफ वर्किंग एज आर विलिंग टू वर्क, जो एक उनकी एज होनी चाहिए काम करने की वो है, और साथ के साथ में वो काम करना भी चाहते हैं बट डोंट गेट जॉब, बट उनको जॉब ही नहीं मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि वो उसके पास जॉब तो है लेकिन जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसके पास जॉब नहीं है। ओके, मैं आपको उससे बताती हूँ डेफिनेशन से। इट इंक्लूड दोज वर्कर दैट आर हाईली स्किल्ड, ठीक है, उनके पास बहुत कैपेबिलिटी है, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बट वर्किंग इन लो पेइंग जॉब एंड पार्ट टाइम वर्कर दैट वुड प्रेफर टू बी अ फुल टाइम, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कम सैलरी में जॉब करनी पड़े। उनकी स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि उन्हें मान के चलो 50-60 हजार रुपए की जॉब मिल सकती है, लेकिन उन्हें 15 या 30,000 के अंदर जॉब करनी पड़ रही है। मतलब कि इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जितनी उनकी स्किल है, जितनी उनकी एजुकेशन है, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, उनको उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही है, इसलिए मजबूरी के अंदर जो मिल रही है उन्हें उसी जॉब को क्या करना पड़ता है। ओके, तो ये आपके आगे अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जॉब है भी बट उनके स्किल के अकॉर्डिंग नहीं है। अब हम बात करते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज दिस सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, इज एजुकेटेड बट इज अनेबल टू गेट अ जॉब एंड वर्क। इसके अंदर क्या होता है बच्चा, ओपन मतलब कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि कोई बंदा है, पढ़ा लिखा है, उसके पास सारे स्किल्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, तो उसके पास जॉब नहीं है, वो एजुकेटेड है, उसको सारी स्किल्स भी है उसके पास, लेकिन उसके बाद भी उसके पास जॉब नहीं है, ये आपको क्लियर दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड दी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट था, मतलब कि आपको दिख रहा है कि वो जॉब कर रहा है, राइट, बट जितनी उसकी एबिलिटी है ना, जितना वो कमा सकता था वो उतना नहीं कमा पा रहा है, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट की। तो डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच देयर आर पीपल हु आर विजिबल एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। अब जो डिस्कस होता है ना बेटा, अच्छे से समझना, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट आपका इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां आपको लगेगा कि जो बंदा है वो काम कर रहा है बट एक्चुअली में वो अनएम्प्लॉय होता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक तरह से हम इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि एक आपके यहाँ फील्ड है, ठीक है, आप एग्रीकल्चर करते हो, आपके यहाँ फील्ड है, वहां 2 जने काम कर रहे हैं तो भी उतना ही प्रॉफिट आ रहा है आपके पास, और अगर 4 जने काम कर रहे हैं तो भी आपको क्या हो रहा है, उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है। तो देखा जाए जब वो 2 जनों के काम करने से वहां उतना ही प्रॉफिट आ रहा है, तो वहां 4 जनों का क्या काम है, तो ये जो 2 जने एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो एक तरह से क्या है, आपके अनएम्प्लॉय हैं, उनको कहीं और जॉब नहीं मिल रही है, इसलिए वो वहां जॉब कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके जॉब वहां करने से कोई प्रॉफिट के अंदर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, राइट, वो इससे अच्छा तो कहीं और जाके जॉब कर लेंगे तो उन्हें कम से कम क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पैसे ही मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा अर्निंग आ जाएगी, लेकिन उन्हें कहीं और जॉब नहीं मिल रही है,
इसलिए उन्हें जो 2 जने काम कर सकते हैं, अब वहां 4 जने जो काम कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कि दिख तो रहा है लेकिन वो छुपा हुआ है, कि कहने के लिए वो एम्प्लॉय है ही नहीं, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, गॉट इट बच्चा, समझ में आया? इन सच अ सिचुएशन मोर पीपल आर एंगेज इन अ वर्क देन रिक्वायर्ड। इन शॉर्ट, ये वो सिचुएशन होती है जहां पे हम बोल सकते हैं, मान के चलो 4 लोगों की जरूरत है काम करने की, लेकिन वहां 7 जने या 8 जने लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब कम जनों की जरूरत है लेकिन ज्यादा जने काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। गॉट इट? नाउ हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब ये बोला जा रहा है, ठीक है हमने ये तो देख लिया अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, कैसे कैसे अनएम्प्लॉयमेंट है एंड ऑल, बट हम कैसे एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, हमें वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमेशा प्रॉब्लम को डिस्कस करने से कुछ नहीं होता, कभी कभी हमें सॉल्यूशन पे भी ध्यान देना चाहिए। सो बैंकिंग इन रूरल एरिया टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। जो बैंकिंग है, अगर वो क्या करे, वो रूरल एरिया के अंदर जाके अपने बैंक खोले और जो प्राइमरी सेक्टर है उसके लिए हेल्प करे, जिसके कारण उसकी ग्रोथ हो और वो क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई प्राइमरी सेक्टर है, अगर उसको गवर्नमेंट लोन दे दे, ठीक है, अगर उसको लोन मिलेगा तो वो अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा। अब वो अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसका जो सेक्टर है, उसका जो काम है वो बढ़ेगा, उसका काम बढ़ेगा तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्कर देखेगा। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेगा। ओके, ग्रांटिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट, लेकिन ऑब्वियसली बात है, बैंक है वो ज्यादा इंटरेस्ट ऑफ रेट पे लोन देगी तो कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। तो उसको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए बैंक वालों को, कि जो वो रेट लगा रहा है, इंटरेस्ट ऑफ रेट लगा रहा है लोन पे, वो जितना होना चाहिए उतना ही लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लगाए। ओके, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग आर डैम एट सुटेबल प्लेस। साथ के साथ में गवर्नमेंट को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। ये तो ठीक है कि गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड कर दिया, उसको इजिली जो मेथड होते हैं, इजिली जो प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दी, बट गवर्नमेंट को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं किसी चीज की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही है तो वो उसको भी बनवाए। ठीक है, मान के चलो एक गांव से दूसरी जगह, वहां प्राइमरी सेक्टर अच्छा है लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट को वहां रोड अच्छे से बनवाना चाहिए। अगर बीच में कोई वाटर बॉडी पड़ रही है तो उसके ऊपर उसको क्या बनवाना चाहिए, एक तरह से जो क्या बोलते हैं ब्रिज होता है, उसको बनवाना चाहिए, जिसके कारण जो प्राइमरी सेक्टर वाले लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम ना जाए, वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके, पहुंचा सके। ऑब्वियसली बात है, जब वो ऐसा करेंगे तो आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एग्रीकल्चर या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसका काम भी तो ज्यादा हो रहा है, उसका प्रोडक्शन भी तो ज्यादा हो रहा है। तो मान के चलो पहले उसको 1 ट्रक लग रहा था, अब 10 ट्रक लगेंगे, तो 10 ट्रक लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा, क्योंकि उसको 10 ड्राइवर भी चाहिए होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, चीजें आपकी, एम्प्लॉयमेंट आपका क्या होगा, जनरेट होगा। फोर्थ पॉइंट बोला जा रहा है, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। और है ना, जो गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली बात है, अगर प्राइमरी सेक्टर आपका बढ़ता जा रहा है तो गवर्नमेंट को इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए कि वो एक तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर ध्यान रखे, साथ के साथ में स्टोरेज का भी ध्यान रखे। क्योंकि मान के चलो अगर उनके पास बहुत सारा उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन उनके पास भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है, या फिर उसको स्टोर करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है, और वो अनाज या जो भी आपका प्रोडक्शन है वो आपका खराब हो गया, तो राइट, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन दोनों क्या होना चाहिए, इफिशियंट होने चाहिए आपके। प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सच एज मिल हनी कलेक्शन सेंटर। इसके अलावा जो आपकी गवर्नमेंट है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, जैसे कि छोटी छोटी सी मिल्स होती हैं आपकी, हनी कलेक्शन सेंटर होते हैं आपके, तो इनको भी क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट इनको प्रमोट करे, इनको इंकरेज करे, तो जिसके कारण क्या हो सके, ये भी क्या कर सके, ग्रो कर सके, और अगर ये ग्रो करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट होगा। ओके बच्चा, नाउ एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर। साथ के साथ में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर पे। अगर एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड की जाएगी तो ऑब्वियसली बात है, लोगों को जॉब अच्छी मिलेगी। और मान के चलो अगर जॉब लोग बाग अगर एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले पा रहे तो उन्हें एटलीस्ट ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड किया जाए, कुछ स्किल सिखाई जाए उन्हें, ठीक है, कुछ ट्रेनिंग दी जाए, जिसके कारण वो क्या कर सके, अपने आप को, मतलब वो एक तरह से जॉब लेने के लिए क्या हो, रेडी रहे। ओके, उनके पास स्किल तो होनी चाहिए।
आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ऑफ एन एरिया, फॉर एग्जाम्पल एन एरिया कैन बी डेवलप एज टूरिस्ट साइट। साथ के साथ में ये तो हमने देख लिया आपका कि ठीक है भैया कि आपको है ना कैसे गवर्नमेंट को कैसे ध्यान देना चाहिए, कैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर को कैसे वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सके। साथ के साथ में अगर कोई एक एरिया है जहाँ नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अगर लगता है कि कोई जगह है जिसको थोड़ा सा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, थोड़ा सा उसके अंदर है ना वो कुछ बनवा देंगे जिसके कारण वो एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, तो गवर्नमेंट को इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण अगर वो टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा तो वहां अपने आप एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। बच्चा क्यों आ जाएगी? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लोग बाग अगर वहां घूमने आएंगे तो लोग बाग खाना वाना भी प्रेफर करेंगे, लोग बाग सामान लेना भी प्रेफर करेंगे, स्टे करना भी प्रेफर करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है उस जगह की कीमत अपने आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम लाइक मेकिंग वेल और पंप नियर फार्म, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग हॉस्पिटल। साथ के साथ में गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम्स भी चलानी चाहिए, जैसे कि आपका फार्म है किसी का तो वहां है ना इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। अगर पानी बारिश वारिश प्रॉपर नहीं होती है तो लोगों को नुकसान ना हो, वो कम से कम जो पंप आपने वहां लगवाया है उससे ही पानी दे सके अपनी फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसके अंदर जो फैक्ट्रीज एंड ऑल है वहां आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगती है तो लोगों को प्रॉब्लम ना जाए। साथ के साथ में हॉस्पिटल भी उन्हें वहां बनवाना चाहिए, एजुकेशनल सेंटर भी वहां बनवाना चाहिए, स्कूल्स एंड ऑल, कि लोग पढ़ भी सकें और अगर उनकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है या वो कभी बीमार होते हैं तो वो अपनी हेल्थ को क्या कर सके? सुधार भी सके। ओके, तो गवर्नमेंट को ये सारी चीजों को प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपने आप क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, क्रिएट होने लगेगा और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो क्या होने लगेगी? धीरे धीरे करके सॉल्व होने लगेगी। ओके बच्चा, नाउ इसके अलावा हम देखते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इसको मनरेगा बोलते हैं। आपका मनरेगा का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ये एक तरह की स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने निकाली है। ओके, लेट्स सी कैसी स्कीम है, क्या है ये। The central government in India made a law implementing the right to work in 625 districts called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2015 known as मनरेगा 2005। इसके अंदर क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट करते हुए, ठीक है, राइट टू जो वर्क है उसका इम्प्लीमेंट करते हुए उसने 625 डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या निकाला है? काम करने की योजना निकाली है, मतलब कि उसने लोगों को जॉब देने की स्कीम निकाली है। ओके, किसके अकॉर्डिंग निकाली है? वो एक एक्ट है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मतलब कि आपको एम्प्लॉयमेंट की क्या दी जा रही है? गारंटी दी जा रही है। राइट टू वर्क के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जा रही है। कितने स्टेट के अंदर? 625 स्टेट के अंदर। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अगर हम इसके अंदर की बात करें, जो मनरेगा है उसके अंदर क्या किया जाता है? इन रूरल एरिया all those who are able to and are in need to work are guarantee 100 days of employment in a year by the government। अब क्या किया जाता है, जो गवर्नमेंट ने 625 डिस्ट्रिक्ट को चूज किया है, अब वो वहां ये देखती है उन रूरल एरिया के अंदर कि जो लोग हैं, ठीक है, जो एक तो उनके अंदर एबिलिटी है काम करने की, स्किल्स है उनके पास, साथ के साथ में जिन्हें जरूरत है काम करने की, तो गवर्नमेंट उन्हें 100 डेज की गारंटी वाला वर्क प्रोवाइड करती है। ओके, और अगर गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने में अगर वो फेल हो जाती, वो सक्सेस नहीं रहती है, तो भी वो लोगों को पैसे देगी, वो सैलरी देगी 100 डेज की। गॉट इट बच्चा, समझ में आया? एक तो गवर्नमेंट ने पहले गारंटी दी है, जो जॉब करना चाहते हैं, जिन्हें जरूरत है और जो जिनके अंदर काबिलियत है, तो वो क्या करेगी? गवर्नमेंट उन्हें 100 डेज का जॉब गारंटी देगी, 100 डेज की जॉब प्रोवाइड करेगी। इफ द गवर्नमेंट फेल इन हिट्स ड्यूटी, अगर गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने में फेल हो जाती है एम्प्लॉयमेंट को देने में, तो इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू दी पीपल, फिर वो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड करेगी वहां के लोगों को। अब वो डिसाइड गवर्नमेंट ने किया कि वो कितने पैसे देगी, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है। ओके बच्चा, नाउ अब हम देखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हम देखेंगे, हमने ये तो देख लिया आपका कि बोलना चाहिए एक तरह से कि एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमारे 3 सेक्टर्स थे और उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या मतलब जीडीपी में कौन कैसा कंट्रीब्यूट करा है, किसने कितना ग्रोथ किया, वो हमने सारी चीजें देख ली। अब हम बात करेंगे आपका
कि एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे कौन सी दो कैटेगरी वो कौन कौन सी है। ओके, तो एक है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं तो बच्चा आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, जो रजिस्टर है, जो गवर्नमेंट बोलती है वो उन चीजों को क्या करता है, उन पॉलिसी को, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, वो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अनऑर्गेनाइज की बात करें कि जो कि रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही वो एक तरह से बोलना चाहिए जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है उसको फुलफिल करता है, तो वो अनऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब हम प्रॉपर बात करते हैं, इंटरप्राइजेस आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। वो इंटरप्राइजेस, वो कंपनी जो कि गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर है, साथ के साथ में वो रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करती है, फॉलो करती है। वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इसके अंदर जो आपका एम्प्लॉय रहता है उसको इतना से टेंशन नहीं रहती, उसको इतना से वो फ्री होता है कि उसके पास सिक्योरिटी है कि हाँ भैया कि अभी मेरी जॉब कहीं नहीं जानी, ठीक है। नाउ ऑर्गेनाइज सेक्टर आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। साथ के साथ में ऑर्गेनाइज सेक्टर के आपका एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स आपके रहते हैं कि आपको इतने ही घंटे काम करना है। इसके अलावा अगर आपको ओवर आवर्स करने भी होते हैं, ओवर टाइम करना भी होता है, तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाह रहे हो तो आप करो और उसके बाद कंपनी आपको उसका अलग से पेमेंट भी देगी। ओके, ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर गेट पेड लीव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, प्रोवाइडेंट फंड, ग्रेजुटी, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आपको पेड लीव मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके हॉलीडेज भी आ जाते हैं, जैसे सैटरडे, संडे, दिवाली आपका, और जो भी आपके गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं उसका भी वो पैसा प्रोवाइड करती है। आपको पीडीएफ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको मेडिकल बेनिफिट भी दिए जाते हैं, किसके साइड से, उस कंपनी के साइड से। अगर हम एग्जांपल की बात करें आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बैंक, ऐसा ये सब आपके किसके अंदर आते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। अब हम अनऑर्गेनाइज की बात करें तो ऑर्गेनाइज के जस्ट अपोजिट जो चीजें होंगी ना, वो आपके अनऑर्गेनाइज के अंदर आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली जो इंटरप्राइजेस होगी, एक तो वो रजिस्टर नहीं होगी, it is characteristic by small and scattered unit in the largely outside the control of the government। और ये एक तरह से बोलना चाहिए, इस हिसाब से होगी, छोटे छोटे सी बोलना चाहिए कंपनी बोले, छोटे छोटे से बिजनेस होते हैं जो कि बहुत फैले हुए होते हैं और जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होते हैं। there are rules and regulation but these are not follow। वहां भी रूल्स एंड रेगुलेशन है बट वहां कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो नहीं करता है। और ऑब्वियसली बात है, लोगों के पास भी इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग बाग को ये चिंता ही नहीं होती है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो उसी कंडीशन में जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव एंड अदर बेनिफिट्स। और उनके पास कोई भी प्रोविजन नहीं होता या कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आपने छुट्टी ली है तो आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे, आपको ओवर टाइम भी नहीं मिलेगा, आपको मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आपको पीडीएफ भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट, आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ नहीं मिलते। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें आपके, तो जो कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स होते हैं, शॉप पे जो वर्कर्स होते हैं, गैराज होते हैं, उसमें जो आपके वर्कर्स होते हैं, ये सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। गॉट इट बच्चा? नाउ अब हम देखते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमने ये तो देख लिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स एंड ऑल होती है, लोगों को मतलब कितना ज्यादा, मतलब ना तो वहां कोई छुट्टी का ठिकाना है, ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट एंड ऑल मिल रहा है, बल्कि उन्हें एक्स्ट्रा ही करना पड़ता है। तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम वेजेस। तो ये गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए कि गवर्नमेंट को एक फिक्स वेजेस क्या कर देना चाहिए, सेट कर देना चाहिए। और जो फिक्स वेजेस, जो मिनिमम वेजेस उसने फिक्स किया है आपका, उसको उसके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो भैया फिक्स कर दिया उसके बाद देख ही नहीं रहे और लोग बाग अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो उसको ध्यान भी देना चाहिए, गवर्नमेंट को चेक करते रहना चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक वर्किंग आवर। गवर्नमेंट को कुछ स्पेसिफिक वर्किंग आवर भी उनको प्रोवाइड कर देना चाहिए, बोलना चाहिए कि आपको बस 8 से 10 घंटे काम करवाना है, 7 घंटे काम करवाना है। लाइक द गवर्नमेंट एंड इनेक्ट न्यू लॉ ऑन ओवर टाइम एंड सैलरी रेंज। और गवर्नमेंट को एक नया लॉ बनाना चाहिए जिसके अंदर एक सैलरी रेंज आपकी डिसाइड होनी चाहिए। साथ के साथ में अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो उसके बारे में भी वहां मेंशन होना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन टू दी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। साथ के साथ में जो गवर्नमेंट है ना, उसको सेल्फ एम्प्लॉय के लिए या खुद का बिजनेस को सेटअप करने के लिए कुछ चीप लोन भी क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए।
साथ के साथ में गवर्नमेंट को कुछ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसको भी ओपन करना चाहिए। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड टू दीज वर्कर। साथ के साथ में ये जो वर्कर्स होते हैं गवर्नमेंट को उन्हें कुछ चीप और अफोर्डेबल बेसिक सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अगर जो सबसे ज्यादा बेसिक नीड है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो वो अच्छा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू लॉ विच कैन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर ओवर टाइम पेड लीव ड्यू टू सिकनेस एटसेट्रा। सॉरी, ये वाला आई थिंक आपका फिर से आपका पॉइंट रिपीट हो गया। मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, न्यू लॉ बनाना चाहिए जिसके अंदर आपका अगर आप बीमार हो तो उसमें आपको लीव मिलनी चाहिए, आपको पेड लीव भी देनी चाहिए, हॉलीडे भी प्रोवाइड करना चाहिए, ओवर टाइम हो रहा है तो वो भी प्रोवाइड करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके बच्चा, नाउ अब हम देखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे हमारी जो सेक्टर्स है वो हम देखेंगे। वैसे आपके 3 टाइप के हैं, एक पब्लिक, एक प्राइवेट, एक ज्वाइंट। ठीक है, पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब कि आपका खुद का इंडिविजुअल, ज्वाइंट का मतलब ये होता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों ने मिलकर जो इंस्टीट्यूट डाला है। कभी कभी आप देखते हो ना कि लिखा होता, मतलब कहा जाता है कि कुछ परसेंट उसमें गवर्नमेंट का, कुछ किसी इंडिविजुअल का, तो वो आपका ज्वाइंट अकाउंट के अंदर आ जाता है। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल दी सर्विस। गवर्नमेंट खुद ही उसको ओन करती है, गवर्नमेंट खुद ही एक तरह से बोलना चाहिए उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखती है, और सारे जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी सर्विसेज होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, आपका गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। एग्जांपल रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस। आप देखते होंगे रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस की आपकी जॉब भी निकलती है तो वो उसके लिए आपको गवर्नमेंट का फॉर्म भरना पड़ता है एंड देन आपको एग्जाम देना पड़ता है और फिर उसके बाद आपको क्या मिलती है, जॉब मिलती है। ओके, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इन द हैंड ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो जो भी एसेट्स होते हैं या वो सर्विस अपनी डिलीवर करते हैं वो किसके हाथ में होती है, या तो किसी प्राइवेट के हाथ में, इंडिविजुअल के हाथ में, या किसी कंपनी के हाथ में जो कि प्राइवेट कंपनी होती है उसके हाथ में होती है। एग्जाम्पल की बात करें टिस्को और RIL। ठीक है, टिस्को का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए बेटा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, और RIL का भी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इसका भी आपको क्या होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। नाउ ये था बच्चा, हमने सारा देख लिया आपका एक तरह से कि आपका इकोनॉमिक का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक सेक्टर क्या होता है, कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिले और कितने टाइप्स से, सारी चीजें आपने अच्छे से कवर कर लिया। एंड आई होप आपको लेक्चर समझ में भी आया होगा बच्चा। अब आपको क्या करना है, आपने लेक्चर देखा, ठीक है, अब आप देखोगे कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है ना लिंक मिल जाएगी। आप उसमें एनरोल करने के बाद आप इसके रिगार्डिंग आप टेस्ट भी दे सकते हो, 10 क्विज होंगे उसके अंदर, और आप हमारे यहाँ जो हमारे पेड चार्जेस है उनको आप फ्री कॉस्ट में एक्सेस भी कर सकते हो बच्चा। ठीक है, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रेस करना है बेल आइकन को। और जब आप मेरी वीडियो को देखें, जैसे कि आपने देख लिया, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, आपको समझ में आई, तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। इसके अलावा बच्चे आपको लगता है कोई डाउट है आपको, या आपको कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है, आपको समझना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका वो भी टॉपिक क्लियर कर दूंगी। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ी देर में ही MCQs की सीरीज लेके आने वाली हूँ इसी चैप्टर की। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थोड़ी देर का रेस्ट कर लीजिए, मिलते हैं हमारे छोटे से ब्रेक के बाद MCQs के साथ। ओके।